राग वर्मा और बहुत स्वागत है आपका हमारे अपने चैनल राग क्लासेस में। तो ये जो वीडियो है हमारा वो क्लास 10th के बच्चों के लिए और स्पेशली एक बच्चे का कमेंट आया था हमारे पास, ज्योति। तो आपका कमेंट आया था कि आप क्या करो मैम, संघवाद जो चैप्टर है उसका वीडियो बनाओ। तो इसलिए मैंने आपके लिए बनाया। तो आपको क्या करना है, अच्छे से पढ़ना है और फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप प्लीज़ कमेंट करके हमसे पूछ लिया करें। ऐसे क्या होता है, हमें अच्छा भी लगता है और कमेंट करने पे अगर आपको कोई भी डाउट रह जाता है तो वो क्या कर सकते हैं, हम क्लियर कर सकते हैं। तो इसलिए ये आपके लिए भी ज़रूरी हो जाता है। तो ऐसे आप कर लेते हो तो अच्छा लगता है। और इसी तरह आप घर पे क्या करो, पढ़ाई करते रहो। ये बात बिल्कुल सही है कि लॉकडाउन में क्या हो रहा है, सारा क्लासेस सारे स्कूल बंद है तो पढ़ाई में क्या हो रहा है, थोड़ा सा बच्चों को डर लग रहा है। लेकिन देखिए इसमें डरने की कोई बात नहीं। उनका कमेंट आया था कि उन्हें क्या है कि लग रहा है कि बहुत कम टाइम है, वो कहीं फेल ना हो जाए। तो देखिए क्या होता है ना, बिल्कुल सही बात है। एक लाइन में आपको बताती हूँ कि कहा गया है क्या कि दुख की बात है कि समय कम है, ठीक है, लेकिन अच्छी बात ये है कि अभी भी समय है। तो बिल्कुल वही बात मैं आपको कह रही हूँ कि 6 महीना भले ही आपका बीत गया है, अब आपके पास मात्र 6 महीना है, लेकिन फिर भी क्या है कि वो 6 महीना है। तो अगर आप उसमें बहुत अच्छे से पढ़ाई करो ना तो ये 6 महीना आपके लिए बहुत इनफ हो जाएगा। तो इसलिए अच्छे से आप पढ़ाई करो। और फिर से मैं बोल रही हूँ, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमसे शेयर कर सकते हैं। तो देखिए संघवाद को स्टार्ट करते हैं। संघ मतलब क्या होता है, ग्रुप, ठीक है। तो संघवाद में हम इसी के बारे में देखेंगे। क्या होता है कि संघवाद से अभिप्राय है कि एक ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें देश की सर्वोच्च सत्ता केंद्र सरकार और उनके विभिन्न अनुषांगिक सदियों इकाइयों राज्य सरकारों के बीच बटी होती है। जैसे में क्या होता है कि बहुत सारी ऐसी शक्तियां हैं जो क्या है, केंद्र सरकार के पास भी होती है और राज्य सरकार के पास भी होती है। मतलब ऐसा तो नहीं है ना कि सारी शक्तियां क्या है किसी एक के हाथ पर केंद्रित है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं। संघवाद में क्या होता है कि जो शक्तियां है ना उनका बंटवारा कर दिया जाता है अनेक अनेक क्या है, अलग अलग लेवल पे, अलग अलग स्तर पे। तो वो हो जाता है संघवाद। जैसे आप स्कूल को देखो, स्कूल में क्या होता है, कोई एक टीचर सारे स्कूल को तो नहीं पढ़ा सकता है या फिर उनका संचालन नहीं कर सकता है। इसलिए क्या किया जाता है ना कि आप देखो स्कूल में क्या होते हैं, एक प्रिंसिपल होते हैं और बाकी सारे क्लास टीचर्स होते हैं। तो इसी तरह संघवाद भी है। इसमें क्या है, प्रिंसिपल की तरह केंद्र सरकार काम करती है और जो अलग अलग क्लास के टीचर होते हैं उनकी तरह जो राज्य सरकारें हैं ये काम करती है। तो ये सभी हम संघवाद में पढ़ेंगे। अब आगे आप देखो कि संघीय व्यवस्था की विशेषता, इसकी क्या विशेषता है। आप देखो कि संवाद या संघीय शासन वह व्यवस्था है जिसमें देश के सर्वोच्च या फिर सर्वोच्च सत्ता केंद्र सरकार उनके विभिन्न अनुषांगिक इकाइयों के बीच बट जाती है। मतलब क्या, शक्तियां किसी एक के हाथ में नहीं रहती। आप सोचो कि सारी शक्तियां अगर किसी एक के हाथ में दे दी जाए तो हो सकता है कि क्या करे, वो शक्तियों का गलत यूज करे, है ना। इसलिए क्या किया जाता है कि शक्तियों को अलग अलग हिस्सों में अलग अलग स्तर पे बांट दिया गया है। फिर है कि संघीय व्यवस्था या संवाद की महत्वपूर्ण विशेषता। यहाँ मैं आपको विशेषता बता देती हूँ। देखो ये एग्जाम में पूछा जाता है कि संघवाद क्या है, पहला तो ये क्वेश्चन आता है इस चैप्टर से। फिर आता है कि संघवाद की क्या क्या विशेषता है। तो आप विशेषता में देखो आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। ये कंप्लीट चैप्टर मैं आपको इसी वीडियो में समझा दूंगी। तो इसलिए क्या करना है, वीडियो लास्ट तक देखना है कि आपको अच्छे से समझ में आए। संघ सरकार 2 या अधिक स्तरों वाली होती है। संघ सरकार क्या होती है, 2 स्तर पे भी काम करती है और अधिक स्तर पे भी काम करती है। मतलब ये सभी देशों का अपना अपना तरीका होता है कि किस तरह वो क्या करे, अपने देश में शासन लागू करे या फिर शासन को चलाए। अलग अलग स्तर की सरकारें एक ही नागरिक समूह पर शासन करती है, पर कानून बनाने, कर वसूलने या प्रशासन का अपना अपना अधिकार क्षेत्र होता है। मतलब आप देखो कई जगह ऐसा होता है ना कि जहाँ पे क्या होता है कि सारी शक्तियां बस किसी एक के हाथ में दे दी जाती है, लेकिन कहीं कहीं क्या होता है कि शक्तियों को बांट दिया जाता है, तो वो हो जाएगा संघवाद। फिर इसमें क्या होता है ना कि संघ 2 से अधिक स्तरों पे बढ़ जाता है, जैसे या तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार, या फिर आप देखो भारत में क्या है 3 स्तर में बटा हुआ है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और तीसरा आ जाता है समवर्ती सूची में जो पंचायत वगैरह आ जाते हैं। तो इस तरह 3 भागों में बटा होता है। आप देखो जितना ज्यादा स्तर पे वो बटा रहेगा, है ना, उसको काम करने में उतना ही सहूलियत मिलता है। क्योंकि आप देखो जो शासन लागू करना है वो तो क्षेत्र सीमित है, जो नागरिक है वो भी क्या है, सेम ही है, एक ही नागरिक पर सारे लोग शासन करते हैं। लेकिन इससे क्या होता है ना कि काम करने में आसानी हो जाता है। जैसे आप देखो कि हम लोग कहाँ पे आते हैं,
भारत में आते हैं। तो केंद्र सरकार पूरे भारत के लोगों के लिए काम करती है। फिर हम राज्य की बात करें तो क्या है कि मैं बिहार राज्य से आती हूँ, तो फिर पूरे बिहार राज्य में क्या हुआ कि एक अलग स्तर की सरकार काम करती है, राज्य स्तरीय सरकार। फिर अगर मैं जिस जिले से हूँ, जिस पंचायत से हूँ, ये सारा वहाँ के लिए काम करेगा। लेकिन आप देखो ये तीनों जो सरकार है वो काम तो मेरे ही लिए करेगा, लेकिन ये क्या करता है, स्तर पे बांट देता है, जिससे क्या हो, काम करने में उन्हें आसानी हो या फिर सहूलियत मिले। विभिन्न स्तरों की सरकारें अधिकतर अधिकार क्षेत्र संविधान में स्पष्ट रूप से वर्णित होता है, और संविधान में हमारा लिखा गया है कि किस तरह क्या करना है, कि शासन व्यवस्था लागू करनी है। तो ये देखो आप, संविधान क्या है कि वो एक बुक की टाइप है ना, उस बुक को फॉलो करते हुए ही हमारे देश में क्या होता है कि शासन चलाया जाता है। इसलिए संविधान में सारी चीज़ों की क्या की गई है कि मतलब उसे लिखा गया, उसका वर्णन किया गया है। संविधान के मौलिक प्रावधान को किसी एक स्तर की सरकार अकेले नहीं बदल सकती है, जो मौलिक अधिकार होते हैं, है ना। अगर कोई एक स्तर की सरकार उसको बदलने लगे तो आप सोचो कि कितनी बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी देश पर। इसलिए क्या है कि ऐसे जो भी शक्तियाँ, जो भी विशेषाधिकार है, ये किसी खास स्तर की सरकार को हम नहीं दे सकते हैं। ये इनके लिए अगर कोई भी ऐसा मौलिक अधिकार में आप देखो कोई भी बदलाव करना है, या फिर संविधान में ही कोई भी बदलाव करना है, तो उसके लिए सिर्फ केंद्र सरकार या सिर्फ राज्य सरकार ही काम नहीं करेगी, दोनों की सहमति चाहिए होगी, तभी क्या होगा, संविधान में कोई भी बदलाव, कोई भी जोड़ घटाव किया जाएगा। अदालतों को संविधान और विभिन्न स्तर पर सरकारों के अधिकारों की व्याख्या करने का अधिकार है। और जो अदालत होते हैं, जो न्यायालय है, वो क्या करते हैं कि विभिन्न स्तर की सरकारों पर उनका अधिकार होता है, चाहे वो राज्य सरकार हो या फिर केंद्र सरकार हो। अगर न्यायालय को लगेगा कि सरकार क्या कर रही है, जनता के हितों की रक्षा नहीं कर रही है या फिर जनता के साथ कुछ गलत कर रही है, तो न्यायालय क्या कर सकती है कि सरकार पर रोक लगा सकती है। केंद्र और विभिन्न राज्य सरकार बीच सत्ता का बंटवारा हर संघीय सरकार को अलग अलग किस्म का होता है। आप देखो संघीय व्यवस्था बहुत सारे देश में है, लेकिन क्या है कि उनका जो काम करने का तरीका है ना, वो बहुत ही अलग अलग है। ठीक है, ये दो तरीके से काम करती है, यहाँ पे दिया गया। ये क्या करती है, संघवाद जो है वो दो तरीके से काम करती है। पहला आप देखो, ये क्या होता है ना कि दो या दो से अधिक देश या फिर राष्ट्र एक साथ होकर बड़ी इकाइयों का गठन करते हैं। जैसे आपको पता होगा जो ब्रिटेन होता है या फिर यूरोपीय संघ, ये सब सिर्फ एक देश का शासन नहीं चलाता है। जैसे हमारे इंडिया में क्या है, भारत सरकार ही पूरे देश को चलाती है, लेकिन आप ब्रिटेन में देखो, यहाँ पे सिर्फ वो अपने देश को नहीं चलाती है, बल्कि और जो भी छोटे बड़े देश है, ठीक है, उन सभी को ये चलाने का काम करती है। तो इसमें क्या होता है कि अलग अलग देश मिलकर एक ग्रुप बनाते हैं, और वो हो जाएगा पहला संघवाद का तरीका, जिसमें राज्य नहीं मिलते हैं बल्कि अलग अलग देश मिलकर एक साथ कानून व्यवस्था लागू करते हैं, जैसा कि यूरोपीय संघ में है और ब्रिटेन में आपको देखने को मिल जाएगा, और भी बहुत सारे क्षेत्र हैं। फिर जो आता है दूसरा तरीका, ये हमारे भारत में लागू किया जाता है। इसमें क्या होता है ना कि अलग अलग देश नहीं बल्कि भारत के ही अलग अलग जो राज्य हैं, है ना। अब देखो भारत में क्या है, बहुत सारे राज्य हैं, तो 2800 राज्य की अपनी अपनी राज्य सरकार भी होती है, और इनका एक ग्रुप बनता है जो क्या करता है कि केंद्र सरकार के हाथ में सारे का पावर होता है। तो ये दोनों में अंतर है, मतलब आपको क्लियर हो गया कि संघवाद का दो तरीका है, एक में राष्ट्रों का ग्रुप बनाया जाता है यानी देश का ग्रुप, और दूसरे में राज्य का ग्रुप बनाया जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया। फिर देखो संघीय शासन व्यवस्था के गठन का दूसरा, ये तो हो गया। अब देखो भारत में संघीय व्यवस्था की हम बात करें तो भारत में किस तरह की संघीय व्यवस्था है। भारत संविधान में यहाँ की सरकार को एक संघात्मक रूप प्रदान किया है, मतलब हमारी भारत सरकार ने क्या किया है, हमारे जो संविधान है उसने एक संघात्मक रूप प्रदान किया है, जहाँ विकेंद्रीकरण के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं। और ये विकेंद्रीकरण जो हमारा किया गया है, इसके बहुत सारे कदम उठाए गए हैं। आप देखो कि भारत क्या करता है, अकेले केंद्र सरकार का पूरे देश पर शासन नहीं होता। आप सोचिए अगर राज्य सरकारें ना होती, सिर्फ केंद्र सरकार ही काम करती, तो उनको क्या है कि सभी क्षेत्र में सभी जनता के तक पहुंचने में थोड़ी कठिनाइयां आ जाती। लेकिन अब क्या है कि ऐसे में राज्य सरकार भी काम करती है, जो समवर्ती सूची में जो आते वो भी काम करते। तो इससे क्या होता है कि सारे जनता की जो भी परेशानी है वो सरकार के पास पहुंच जाती है। तो ये फायदा होता है संघात्मक रूप प्रदान करने से। आप देखो संविधान ने मौलिक रूप से दो स्तरीय शासन व्यवस्था का प्रावधान किया था। हमने क्या किया, दो स्तर का
ही प्रावधान था, मतलब पहला केंद्र सरकार और दूसरा राज्य सरकार। संघ, राज्य और राज्य सरकार, मतलब संघ सरकार भी उसे हम कहते हैं, जो केंद्र सरकार होता है उसे संघ सरकार भी कहते हैं और केंद्र सरकार भी कहते हैं। और सेकंड में क्या हो गया कि राज्य सरकार। फिर देखो, केंद्र सरकार को पूरे भारतीय संघ का प्रतिनिधित्व करना था, और जो केंद्र सरकार होती वो क्या करेगी, पूरे भारत का वो चीज़ों को देखेगी, पूरे भारत का प्रतिनिधित्व करेगी, है ना। और बाद में क्या होगा कि इसमें जोड़ दिया गया पंचायत या फिर नगर पालिका के रूप में संघीय शासन का एक तीसरा स्तर भी जोड़ दिया गया। मतलब पहले हमारे संविधान ने क्या कहा कि हम बस 2 स्तरों पे काम करेंगे, पहला केंद्र और दूसरा राज्य। फिर बाद में क्या हुआ कि लोगों को लगा कि राज्य सरकार भी, अब देखो राज्य भी क्या है, बहुत बड़े बड़े हैं, उत्तर प्रदेश देख लो, राजस्थान देख लो, बिहार भी क्या है, एरिया में बहुत बड़ा है। तो ऐसे में क्या हुआ, उन्होंने सोचा कि अब हम क्या करते हैं ना, इन्हें पंचायत और नगर पालिकाओं के रूप में भी संघीय शासन व्यवस्था वहां पर लागू कर सकते हैं, इसलिए ये तीसरा जो स्तर है वो भी जोड़ दिया गया। क्लियर हो गया। भारतीय संविधान लिखित और कठोर है और राज्यों के मध्य शक्ति के विभाजन स्पष्ट रूप से लिखे हैं। जो भारत की सरकार संविधान है ना, वो लिखित रूप में है और बहुत ही कठोर है। आप देखो कि भारत के जो संविधान है उसमें बदलाव अगर करना होता है तो इसका बहुत लंबा प्रोसेस होता है। और हमारे संविधान बनाने वाले लोग इतने दूरदर्शी थे, आप देखो उन्होंने ऐसे ऐसे प्रॉब्लम के बारे में पहले ही सॉल्यूशन लिख दिया है संविधान में, जैसे प्रॉब्लम कहाँ हो रहे हैं, अब क्रिएट हो रहे हैं। मतलब आप देखो कि उनका सोच कितना ज़्यादा विकसित था। और जो भारत का संविधान है, आपको पता होगा कि दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान कहाँ का है, तो भारत का है। तो ऐसे में क्या है कि राज्यों के मध्य शक्ति का विभाजन स्पष्ट रूप से यहाँ पे लिखा गया है। जो राज्यों के पास शक्ति दी गई है, ये स्पष्ट रूप से हमारे संविधान में इसका उल्लेख किया गया है। भारत में एक स्वतंत्र नगर पालिका तथा सर्वोच्च नगर पालिका, न्यायपालिका है ना, एक स्वतंत्र न्यायपालिका अथवा सर्वोच्च न्यायपालिका की स्थापना की गई ताकि केंद्र और राज्य दो या दो से अधिक राज्यों के बीच उठने वाले विवादों को आसानी से निपटाया जा सके। आप देखो हमारे पास एक सर्वोच्च न्यायालय है, दिल्ली में क्या है कि सुप्रीम कोर्ट है, आपको पता है। तो वो क्या करती है ना कि ये काम है उसका कि वो देखे कि केंद्र और राज्य सरकार के बीच जो भी विवाद उठते हैं वो आसानी से खत्म हो रहे हैं कि नहीं। अगर फिर भी कोई विवाद रह जाता है तो उस पर न्याय कौन सुनाता है, तो न्यायपालिका, जो सर्वोच्च न्यायपालिका है, सुप्रीम कोर्ट है, वो इस पर फैसला करती है। तो ये आप देखो, भारत में संघीय शासन व्यवस्था को अपने अपने अलग अलग अधिकार क्षेत्र हैं। मतलब हमारे यहाँ तो 3 स्तर पे बांटा गया है। पहला संघ सूची में आता है, यानी केंद्र सरकार के पास जो शक्तियाँ हैं। दूसरा आता है राज्य सूची में, जो क्या है, राज्य सरकार के पास जो जो शक्तियाँ हैं। फिर है समवर्ती सूची, मतलब वही जो पंचायत हो गए, नगर पालिकाएँ हो गए, ये सब। तो अब देखो कि जो संघ सूची है ना, उसमें आएगा प्रतिरक्षा। मतलब अगर देश के रक्षा की बात होगी, जो आर्मी लोग होते हैं, जो नेवी में होते हैं, इनका क्या काम होता है, क्या उद्देश्य होता है, तो वो देश की रक्षा करे। तो ये किसकी जिम्मेदारी है, तो ये केंद्र की जिम्मेदारी है कि वो पूरे देश की या फिर पूरे राष्ट्र की वो सुरक्षा को ध्यान में रखे। फिर है विदेशी। अगर हम विदेश की नीति अपना रहे हैं या फिर विदेश का दौरा कर रहे हैं, विदेश से कोई संबंध बनाने हैं, समझौते करने हैं, तो ये सारे काम कौन करेगी, तो ये संघ सूची के अंदर आता है, ये केंद्र सरकार ही करेगी। आप देखते हो ना, दौरे पे प्रधानमंत्री हमेशा नए नए देश पे जाते हैं। तो ये क्या है, विदेश का जो भी काम होता है ये संघ सूची के पास होता है। या फिर बैंकिंग, जो बैंकिंग वाले काम है, ये किसके हाथों में होती है, तो संघ सूची के हाथ में होती है। और संचार या मुद्रा, आप देखो जो भी संचार का काम है ना, और जो भी मुद्रा का काम है, जो आरबीआई क्या करता है, जो भी मुद्राएं निकलती है सबको आरबीआई ही निकालता है। तो ये सब केंद्र सरकार के हाथ में है ये शक्तियाँ। फिर आप राज्य सूची में देखो तो पुलिस आ जाएगा। आप देखा होगा बिहार पुलिस, हरियाणा पुलिस, पंजाब पुलिस, तो ये सब क्या होते हैं कि ये राज्य के हाथ में होता है पुलिस। फिर है व्यापार, जो भी व्यापार होंगे, जैसे क्या है कि कर्नाटक में मान लो जो भी इंडस्ट्रीज होंगे, जो भी बंगाल में होंगे, जो फिर कहीं भी मतलब किसी भी राज्य में होंगे, वो खास उस राज्य के होते हैं।
तो ये राज्य सूची के अंदर में आता है। फिर कृषि और सिंचाई, कृषि भी कहाँ की होती है, तो वो राज्य के हाथों में होती है। और जो सिंचाई व्यवस्था भी होती है ये भी राज्य के हाथ में ही होती है। फिर क्या आता है, समवर्ती सूची, इसमें क्या क्या काम हो जाएगा, तो विवाह हो गया, गोद लेना हो गया, शिक्षा हो गया, वन हो गया, ये जो भी काम होंगे इसके बारे में कौन करेगा देख रेख, तो ये समवर्ती सूची करती है। तो ये आपका यहाँ पे क्लियर हो गया कि जो भारत में संघीय शासन व्यवस्था है उनके अलग अलग अधिकारी क्षेत्र है और उनके अंदर क्या क्या काम आते हैं। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछे तो आपका क्लियर हो गया। और देख लो ज्योति, अगर आपको फिर भी कोई भी प्रॉब्लम रह जाता है तो आप हमसे फिर से क्लियर कर लेना। और आगे मैं सभी बच्चे को बोल रही हूँ कि अगर आपको कोई भी चैप्टर नहीं समझ में आता है ना तो आप कमेंट करके पूछ लिया करिए। ऐसे में क्या होता है, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, मैंने वही बात फिर से कहा आपको कि अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ना, चैप्टर क्लियर होगा, तो फिर आपसे कोई भी क्वेश्चन आ जाए वो आप उसका आंसर कर लोगे क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट ही क्लियर है। लेकिन अगर मैं आपको रटवा दूं, ठीक है, मैं आपको रटवा दूं कि आपका नाम ये है, आपका नाम डैश डैश डैश, ठीक है, अगर आप किसी के सामने जाते हो वो आपका नाम नहीं पूछे, आपके पापा क्या करते हैं ये पूछ रहे, तो आप वहाँ पे अपना नाम बता के आओगे, नहीं आओगे। तो इसलिए अगर आप रटोगे ना तो आप सिर्फ वही क्वेश्चन को रटोगे जो आप, मतलब वही आपको पता रहेगा जो आप रटोगे। लेकिन अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, अगर आपको आपके बारे में पूरा डिटेल पता है, पूरा डिटेल याद है, तो फिर सामने वाला कुछ भी पूछे आपके पास आंसर रहेगा। इसलिए कॉन्सेप्ट क्लियर पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। क्वेश्चन आंसर अगर आप बना रहे हो, कॉपी में लिख रहे हो, तो ये सब फालतू होता है। आप बस चैप्टर समझो और चैप्टर अगर आप समझ लिए तो फिर आप कोई भी क्वेश्चन कर लोगे और कोई भी सब्जेक्ट के लिए यही चीज़ लागू होता है। फिर हम देखो बात करते हैं कि जो भारत में जम्मू कश्मीर है ना, एकमात्र ऐसा राज्य है जिसका अपना संविधान है। तो ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि जम्मू कश्मीर के पास क्या है, अपना संविधान है। सॉरी, पूछा जाएगा कि किस राज्य के पास अपना संविधान है, तो ये है जम्मू कश्मीर। फिर भारत में विकेंद्रीकरण, हम विकेंद्रीकरण पहले समझते हैं कि विकेंद्रीकरण क्या होता है। तो जब केंद्र और राज्य सरकार की शक्तियां लेकर स्थानीय सरकार को दे दी जाती है तो इसे सत्ता का विकेंद्रीकरण कहते हैं। मतलब आप देखो, पहले क्या था, दोनों के हाथ में शक्तियां थी, पहला केंद्र के हाथ में, दूसरा राज्य के हाथ में। लेकिन बाद में क्या किया गया कि इनकी शक्तियों को लेकर किन्हें दे दिया गया, तो यहाँ पे आप देखो स्थानीय सरकारों को दे दी गई। मतलब जो पंचायत हो गया, नगर पालिका, मतलब वहाँ के जो उस क्षेत्र के स्थानीय सरकार है उनको दे दी जाती है। तो इसे हम कहते हैं विकेंद्रीकरण। तो हम भारत में विकेंद्रीकरण पढ़ते हैं कि स्थानीय स्तर पर लोगों को फैसला की सीधे भागीदारी बनाना ही संभव हो जाता है। क्या होता है ना कि स्थानीय स्तर पर लोगों के फैसलों को सीधे भागीदार बनाना भी संभव हो जाता है। अब आप देखो कि आपको किसी खास क्षेत्र में काम करना है, मान लो शिवहर में काम करना है, ठीक है, तो ऐसे में अगर वहाँ की सरकार होगी, वहाँ जिला होता है ना, तो वहाँ जिला हो गया, वहाँ जो पंचायत हो गई, जो नगर पालिका हो गया, वहाँ के वो मुद्दे हैं, जो परेशानी है, वो वहाँ के लोग ही उसको अच्छे से समझ पाएंगे। अब आप नरेंद्र मोदी को जाके शिवहर का प्रॉब्लम बताओ तो ये फिर क्या है, गलत चीज़ें हो गई। अब आप सोचो, उनके पास इतना बड़ा काम है, वो प्रधानमंत्री हैं देश के, तो उनको पूरे देश का रक्षा करना है। बहुत सारे जो ऐसे क्षेत्र हैं उनको पूरे देश के बारे में देखना होता है। अब आप उनके पास एक छोटे से क्षेत्र का परेशानी लेके जाओगे तो ये क्या है कि उनके लिए भाई वो इस पे ध्यान क्यों देंगे। तो ये इनका इसलिए क्या किया जाता है ना कि स्थानीय लोगों को ही वहाँ से सीधे भागीदार बनाया जाता है, जिससे क्या होता है कि काम करने में आसानी होती है। अगर क्या हो कि आपको उस जिले का ही शासन दे दिया जाए तो आप तो उस जिले के लोग हो, आपको पता है कि जिला में क्या क्या प्रॉब्लम है, क्या क्या परेशानी है, किस तरह आप क्या कर सकते हो, उसमें सुधार ला सकते हो। तो इसलिए क्या है कि ये जरूरी था। स्थानीय सरकारों को संवैधानिक दर्जा किए जाने में दिए जाने होगा, ठीक है, यहाँ पे किए हैं दिए जाने से हमारा यहाँ लोकतंत्र की जड़ें और मजबूत हुई। और आप देखो, इस तरह लोकतंत्र का देश है भारत, है ना, हमारे यहाँ जनता द्वारा जनता के लिए शासन होता है। तो हम डायरेक्ट क्षेत्र से ही अगर वही जनता को उठाएं तो वो क्या करेगा, अच्छे से अपने क्षेत्र को देख रहा है, समझ रहा है,
तो वो क्या करेगा कि अच्छे से काम कर पाएगा। और आप सोचो कि अगर हर क्षेत्र, हर छोटे छोटे क्षेत्र का भी विकास हो जाए तो सब मिलके क्या होगा कि देश का विकास कहलाएगा। तो इसलिए ये क्या है कि जो लोकतंत्र की जड़ें हैं ना वो मजबूत हो रही है इस तरीके से। फिर देखो, इसमें महिलाओं के प्रतिनिधित्व बढ़ाने के साथ ही हमारे लोकतंत्र में उनकी आवाज़ों को मजबूत किया है। और आप देखो, पंचायती राज व्यवस्था जो है उसमें क्या है, महिलाओं को भी बहुत ही अच्छा प्रतिनिधित्व दिया गया है और उनको बहुत सारे अधिकार दिए गए हैं, जिससे क्या है कि उनकी आवाज़ मजबूत हुई है। तो इसलिए ये जो विकेंद्रीकरण हुआ है ना, ये बहुत ही अच्छा हुआ है पूरे देश के लिए। तो ये आपका ये चैप्टर था। और आप देखो यहाँ पे क्या है, इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं कि संघवाद का क्या अर्थ है, ठीक है। फिर आएगा कि अधिकारी क्षेत्र क्या अर्थ है, अधिकार क्षेत्र क्या होता है, ठीक है। फिर है हमारे देश में कानून बनाने से संबंधित कितनी सूचियां हैं, तो सूचियां 3 है, मैंने आपको बता दिया। फिर है विकेंद्रीकरण का क्या अर्थ है, ये भी मैंने आपको बता दिया। शासन के संघीय तथा एकात्मक स्वरूपों को क्या क्या मुख्य अंतर है, इनके उदाहरण के माध्यम से स्पष्ट कीजिए। तो आप देखो कि ये क्या है, मैंने आपको बता दिया कि शासन का संघीय और एकात्मक स्वरूप क्या होता है। मतलब संघीय शासन जहाँ क्या करे, एक ग्रुप काम करे सरकार के लिए, लेकिन कहीं कहीं क्या होता है ना कि एक ही केंद्र के पास ही सारी शक्तियां होती, मैंने आपको बताया। तो वो एकात्मक शासन हो जाएगा, है ना। वहाँ पे वो एक ही सरकार पूरे देश पर लागू हो जाएगी, वही जो कहा जाएगा, मतलब वो जिस तरह शासन चलाएंगे पूरे देश को वो मानना पड़ेगा। लेकिन जो संघीय शासन होता है वहाँ पे आप देखो कि अगर कोई चीज़ें गलत भी हो जाएगी ना, तो जो दूसरे स्तर की सरकारें हैं वो उसका विरोध करके उसको ठीक करने की कोशिश करेगी। तो ये दोनों मुख्य अंतर हमें बताना है और उदाहरण के साथ बताना है। तो आपके बुक में उदाहरण के साथ अच्छे से दिया गया है। फिर संघवाद में किस आधार पर केंद्र और राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का बंटवारा हुआ है, तो ये किस आधार पर हुआ है ये भी मैंने आपको बता दिया। और संघीय सरकार की मुख्य विशेषता का वर्णन करें, ये सबसे स्टार्टिंग में ही मैंने संघीय शासन व्यवस्था की विशेषताओं को आपको बताया है। तो आप देखो, अगर ये क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर सॉल्व नहीं हुआ तो आप हमें कमेंट कर देना, मैं इस सारे क्वेश्चन का आपको क्या करूंगी कि वीडियो बनाकर दे दूंगी। और आप देख लो कि इस चैप्टर से ना इससे ज़्यादा कोई भी क्वेश्चन नहीं आता, क्योंकि आपका SST कितना है, 100 मार्क्स का है, उसमें टोटल 4 बुक है ना, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस। तो ऐसे में आप देखो कि जो 20 नंबर है ना वो आपका प्रैक्टिकल का ही होता है, और 80 नंबर के लिए ही आपको 4 सब्जेक्ट पढ़ना होता है। तो उतना डीपली क्वेश्चन नहीं आता है, क्योंकि आप देखो कि एक चैप्टर से ज़्यादा वो 20 नंबर, सॉरी एक जो सब्जेक्ट है उससे 20 नंबर ही उसे क्वेश्चन पूछना होता है, तो वो कितना ज़्यादा पूछेगा। इसलिए आप क्या करो ना, उतना डीपली नहीं पढ़ो। आपको हिंदी क्या करना होगा, डीपली पढ़ना होगा, मैथ, संस्कृत, ये सब, क्योंकि आपका वो सिर्फ अकेला सब्जेक्ट क्या है 100 मार्क्स का है। लेकिन जो SST हो गया, साइंस हो गया, ये सब आपका इसमें प्रैक्टिकल भी आ जाता है और बहुत सारे सब्जेक्ट भी आ जाते हैं। इसलिए आप इनको इतना डीपली नहीं पढ़ो। जो भी उसमें क्वेश्चन आते हैं चैप्टर से, आप देखो कि जो भी हाईलाइटेड क्वेश्चन होगा मैंने उसका अलग से वीडियो बनाया है, और फिर भी मैं हर वीडियो के एंड में आपको अच्छे से बता देती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा इस चैप्टर से क्या पूछेगा। तो ये ऐसे आप क्लियर करोगे ना तो उतना बोझ भी नहीं लगेगा, और जल्दी से क्या होगा, आपका जो भी तैयारी है वो हो जाएगा। तो इसलिए पढ़ते रहिए। टेक केयर, बाय बाय।